बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 9 FBIC की यूनिट 4 डायनेमिक 2 का जो है वो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन स्पैनर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर टू लूजन अ नट बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। इफ़ द सेम नट इज़ टू बी लूजन अप बाय फोर्स ऑफ 100 न्यूटन व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ स्पैनर। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने स्पैनर समझना है कि स्पैनर क्या होता है। घरों में टूल बॉक्स होते हैं ना, तो टूल बॉक्स में जो है तो वो हमारे ये एक इस तरीके का एक यानी टूल होता है, ठीक है ना, जिससे हम अक्सर जो होते हैं वो क्या नट्स वगैरह जो होते हैं वो टाइट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है स्पैनर। अब जी इसमें क्या है कि कैलकुलेट द टॉर्क, हमें इसमें जो है वो टॉर्क को कैलकुलेट करना है, तो उस रिक्वायर्ड में आपने टॉर्क लिख देना है, ठीक है ना। एक्टिंग ऑन स्पैनर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर टू लूजन अ नट। अच्छा जी, अब इसमें आप देख रहे हैं कि लेंथ दे रहे हैं 20 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ स्पैनर जो है वो क्या है 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर को हमने क्या करना है, मीटर के अंदर चेंज करना है। मीटर के अंदर चेंज करने के क्या करना पड़ेगा, 20 को 100 से हमने डिवाइड करना है, तो वो हो जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने L1 लिखा है। अब ये L1 क्यों लिखा है, क्योंकि आप देख रहे हैं आपके पास न्यूमेरिकल में एक से ज़्यादा लेंथ दी हुई है। तो सबसे पहले क्या है कि लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर टू लूजन अ नट बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन है। तो जी यहाँ पर हमने क्या लिखा है, फोर्स अप्लाइड जो कर रहे हैं। अब ज़ाहिर दो लेंथ है, सही ना, और दो तरह के उन्होंने जो है वो जो एक में तो लेंथ ऑफ स्पैनर गिवन है और एक में उन्होंने लेंथ ऑफ स्पैनर जो है वो मालूम करने की कहा है। तो इस तरीके से हमारे पास दो लेंथ हो जाएगी, जिसमें से L1 हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर और L2 हमें मालूम करनी है, ठीक है ना। क्योंकि ये इसमें देखें लिखा है व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ स्पैनर, तो लेंथ हमें एक मालूम करनी है, तो ये लेंथ 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है वो फर्स्ट लेंथ के साथ जो है वो क्या इन्होंने लिखा हुआ है कि फोर्स उस पर हम अप्लाई कर रहे हैं 50 न्यूटन की। तो हमारे पास जाहिर बात है जब दो लेंथ तो दो ही फोर्स होगी, तो फोर्स 1 जो है वो 50 न्यूटन है, F1 हम लिख देंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब कह रहे हैं अगर हम सेम नट जो है उसके ऊपर हमने 100 न्यूटन्स का जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अब जो न्यू फोर्स है अप्लाई हो रही है वो F2 होगी, जो कि 100 न्यूटन है, ठीक है। तो अब जो है वो लेंथ ऑफ स्पैनर मालूम करनी है, हमने पहले बता दिया कि L2 जो है वो लेंथ ऑफ स्पैनर है, हमें वो L2 मालूम करना है। अच्छा जी, सवाल में था कैलकुलेट टॉर्क। अब आपको जहन में होना चाहिए जब दो लेंथ है दो फोर्स है, तो इसका मतलब क्या है कि टॉर्क भी हमें दो ही मालूम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये टॉर्क 1 और फिर न्यू टॉर्क जो होगा T2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फॉर्मूला हमने कौन सा अप्लाई करना है, टॉर्क इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई F। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं एक बात बता दूँ, आपके बुक में जो है वो है टॉर्क इज इक्वल टू D मल्टीप्लाई F, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जहन में रखेगा कि L D या R, ठीक है ना, ये सब लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, ठीक है ना। जहाँ पे लेंथ दी हुई होगी तो वहाँ पे L लिख देंगे आप इसी फॉर्मूले के अंदर, जहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ होगा वहाँ पे D लिख देंगे, जहाँ पे रेडियस लिखा होगा वहाँ पे आप इसी जगह पर R लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ें इक्वल होंगी, लेकिन इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। आपका फॉर्मूला चेंज हो गया, फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन सिर्फ इन लफ्ज़ों को आपने चेंज करना है आपके जो है वो न्यूमेरिकल के हिसाब से, ठीक है। फॉर्मूला जो है वो हमने पुट करना है और उसके अंदर हमने जितने भी हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ गिवन है वो हमने उसमें डाल देना है। तो टॉर्क 1 सबसे पहले हमने मालूम करना है, तो टॉर्क 1 इज़ इक्वल टू L1 मल्टीप्लाई F1 इज़ इक्वल टू टॉर्क इज़ इक्वल टू, अच्छा जी, टॉर्क 1 जो है कि वो क्या हो जाएगा, L1 हमारे पास कितनी है 0.2, तो 0.2 लिख दिया, मल्टीप्लाई फोर्स कितनी की पड़ रही थी, F1 कितनी थी 50, तो 50 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आगे 50 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 10 न्यूटन मीटर आ जाएगा। अब ये T1 है, ठीक है ना, यानी टॉर्क 1 है जिसकी वैल्यू आ गई 10 न्यूटन मीटर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास आंसर में 10 न्यूटन मीटर ही है, ठीक है ना। लेकिन अब आप यहाँ पे एक सिचुएशन और समझ लें कि जितनी ही फोर्स लग रही है 50 न्यूटन खोलने में, उतनी फोर्स जो है वो 100 मीटर को भी ले, यानी टॉर्क जो है, टॉर्क जो फोर्स हम अप्लाई करें वो सेम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए T1 जो 10 आया है इसी के इक्वल टू टॉर्क 2 हो जाएगा, तो दोनों की वैल्यू सेम है 10 न्यूटन मीटर। अब T2 के लिए हमने यानी टॉर्क के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, टॉर्क का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस 1 की जगह पे हमने 2 लिख देना है, टॉर्क 2 इज इक्वल टू L2 मल्टीप्लाई F2 हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमें क्योंकि L मालूम करना है यानी लेंथ ऑफ स्पैनर हमें मालूम करनी थी, तो L2 हमें अननोन है, टॉर्क 2 की वैल्यू सेम एज इट इज़ टॉर्क 1 है 10,
अच्छा जी, और f की जो वैल्यू है वो f2 की वैल्यू 100 है, ठीक है ना। यहाँ पे L2 हमारे पास अननोन है, तो 10 के पास 100 चल जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो 10 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, L2 ऐसे ही रहेगा। अच्छा जी, 10 को जब आपने 100 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आता है 0.1 मीटर। अब आपके पास क्योंकि देखें सवाल जो इन्होंने पूछा, यानी कि जब इन्होंने न्यूमेरिकल हमें दिया था ना, तो उन्होंने सेंटीमीटर में लेंथ दी थी, तो हमने इसका मतलब है कि दूसरे वाली की भी जो है लेंथ वो सेंटीमीटर में ही देनी। तो 0.1 को हमने मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 100 कर देना है, क्योंकि हमने मीटर को सेंटीमीटर के अंदर चेंज करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 है अ लॉन्ग यूनिफॉर्म स्टील बार ऑफ लेंथ 1.0 मीटर इज बैलेंस्ड बाय अ पाइवोट एट इट्स मिडल, ठीक है ना। टू मास M1 एंड M2 आर सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर एंड 0.3 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द पाइवोट। इग्नोरिंग मास ऑफ द स्टील बार, इफ मास M1 इज इक्वल टू 0.6 kg, फाइंड मास M2। अब एक लॉन्ग जो है वो यूनिफॉर्म स्टील बार है, ठीक है ना। एक स्टील बार है जिसकी लेंथ है 1.0, तो हमारे पास आ गई है लेंथ स्टील बार की 1.0 मीटर। अच्छा जी, अब पाइवोट क्या होता है, पाइवोट जो होता है जैसे ये फर्ज कर लें, जैसे आपके पास यही एक पिक्चर आप जहन में रख लीजिए, मैं यहाँ पर एक पिक्चर बना देती हूँ। जैसे ये होता है इस तरह से एक रॉड होती है, पाइवोट क्या होता है, इसका सेंटर का मिड पॉइंट जो होगा ना वो उसका पाइवोट कहलाएगा, ठीक है ना। ये इसका पाइवोट है, ये जो मिटल है ये पाइवोट कहलाएगा। जैसे आप सी सॉ में बच्चों को देखते हैं तो बीच में एक वेट होता है जिसकी वजह से दोनों चीज़ें बैलेंस हो रही होती हैं, ठीक है ना, इक्वल टू बैलेंस के हिसाब से। तो ये जो सेंटर जिससे ये फिक्स होता है ये पाइवोट कहलाता है, ये इसका मिडल पॉइंट होता है। अब जी यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि है कि यहाँ पर आपके पास के पाइवोट जो है वो एट मिडल है, दो मास है M1 और M2 सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ। अच्छा वो कैसे रखे हुए 0.2 मीटर, यानी उनकी ये लेंथ दे रहे हैं, डिस्टेंस के हिसाब 0.2 मीटर लेंथ है और एक की 0.3 है, ठीक ना। तो दो मास है, एक मास है M1 0.2 मीटर L1 की लेंथ है, और डिस्टेंस ऑफ M2 है वो 0.3 मीटर L2 है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि आपने इग्नोर कर देना है स्टील बार का जो मास है, इसको आपने इग्नोर कर दिया, लेकिन वो कह रहा है कि इफ़ मास M1 इज इक्वल टू 0.6 kg। अब वो जो दो जो बॉडीज़ हैं जो कि इसको बैलेंस कर रही है, ठीक है ना। तो एक का तो मास जो है वो हमारे पास गिवन है 0.6 kg और दूसरा मास हमें मालूम करना है, ठीक है ना। इफ़ मास M 0.6 kg, फाइंड मास M2, तो आपने M2 का मास फाइंड करना है। अच्छा जी, ये वाले जो न्यूमेरिकल है ना, इस पर भी आपने क्या करना है, फॉर्मूला टॉर्क का अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला जो टॉर्क का अप्लाई करना है ना, ये आपको समझ लें, आप कॉन्सेप्ट बेस आप ये न्यूमेरिकल्स हैं। दो वेट हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक की लेंथ, एक की डिस्टेंस है 0.2 मीटर, समझें 0.2 मीटर जो है वो L1 है, तो 0.2 मीटर हमने यहाँ पे रख ली, 0.2 मीटर समझे वेट, और इसका 0.3, ठीक है ना, थोड़ा सा बढ़कर है, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि ये जब वेट, यानी कि ये बस समझ ले, इसके ऊपर समझ ले एक बच्चा बैठा हुआ है, इधर भी एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है ना। जब ये बच्चा नीचे आएगा ना तो ये जो है ना ये तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है ना। और जब ये वाला बच्चा नीचे आएगा तो ये चीज़ होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखेगा। तो ये जो मूवमेंट होती है ना टॉर्क कहलाती है, ठीक है ना। अब इस ये टॉर्क जो है ये क्या है, ये एक जो L1 है, L1, ठीक है ना, ये तो क्लॉकवाइज है और ये L2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, टॉर्क क्लॉकवाइज लिखना है मूवमेंट, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है ना। जब भी तो ये पाइवट से एट द मिडिल है, क्योंकि पाइवट की वजह से वो दोनों बैलेंस हो रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ पर क्या लिखना है, ये जो पेंसिल से लिखना है ये आपने से समझना है, पेन वाली चीज़ आपने लिख लेनी है, ठीक है ना। मूवमेंट जो होते हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मूवमेंट जो है वो साहब बात है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो टॉर्क है ये, ठीक है। अब मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। डिस्टेंस आपने क्या करना है, ये देखें फोर्स जो है सबसे पहले तो आपने ये देख लेना है, ठीक है ना। फोर्स आपने कैसे इसको इस फॉर्मूले के अंदर लगानी है, फोर्स इज ड्यू टू ग्रेविटी होता है, सही ना। आप ये देखते हैं कि फोर्स F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg होता है। W जो होता है वो वेट होता है, सही है ना, जो कि बराबर होता है मास
और ग्रेविटी के, ठीक है ना। अब आप ये देखें, अगर मैं यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा सब कुछ लिखना शुरू कर दूँ कि F=W/mg, तो फिर बहुत ज़्यादा आपके लिए ना चीज़ें जो होती हैं वो पेचीदा होती रहती हैं, ठीक है ना, डिफ़िकल्ट होती रहती है। तो ईजी कर करके आपने जितना इसको सॉल्व करना है वो आपके लिए उतने आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपने जहन में रखना है बेटा कि F=W होता है, W=mg होता है। जी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पेंसिल की, आपको नहीं लिखना है, आपको इसे समझना है। अब हमने क्या लिखना है, F की जगह पे यानी फोर्स की जगह पे क्या लिखना है, mg लिखना है। जब हम दोनों जगह पर mg लिखेंगे ना, तो एक तो m1 होता है और एक m जो होगा वो 2 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों सिमिलर जो है वो क्या है, g है। तो g जो है वो कट क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटी की दोनों तरफ वैल्यू सेम होगी, तो वैसे ही हम नहीं लिखेंगे दोनों तरफ क्रॉस। हमने सिर्फ क्या लिखा है, m1 = m2, ठीक है। डिस्टेंस, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम पेवट था। पेवट के जो डिस्टेंस था वो क्या था, L1 का जो था वो 0.2 था और L2 का था 0.3। M1 मास हमें गिवन है 1 का, यानी 0.6 हमें गिवन है, तो M1 के पे हम लिख देंगे 0.6। L1 जो है वो 0.2, M2 हमें मालूम करना है, L2 हमारे पास गिवन है 0.3, ठीक है ना बच्चों। ये आपको चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। आपने जो मैंने आपको जो समझाया वो आपने सही तौर पे समझना है। इसी से रिलेटेड जो है ना वो आगे के भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है ना। तो आपको जहन में बच्चों ये बिठा लेना है, ठीक है। मैं दोबारा से आपको समझा देती हूँ कि ये आपने फोर्स के पे क्या लिखना है। फोर्स के अपने आप बच्चे यानी कि कभी घबरा भी जाते हैं कि फोर्स की जगह पे एम कैसे आ गया। तो फोर्स के पे एम ऐसे आए कि F=W होता है, W=mg होता है। अब आपने क्या करना है कि अगर हम दोनों जगह पर mg लिखेंगे तो यहाँ पर g जो है वो दोनों तरफ वैल्यूज़ क्योंकि इक्वल होती हैं तो वो क्रॉस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या कर लिखेंगे, m1 लिखेंगे और m2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आप समझ गए कि मैंने जी यहाँ पर नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, ये मैंने आपको रीज़न दे दिया। अब यहाँ पर आपने क्या लिखा था, मास की जगह पर m1 लिख दिया और डिस्टेंस की जगह पे आपने l लिख दिया, ठीक है ना। L1 m1, m2 l2, वैल्यूज़ आपने पुट करी दोनों तरफ। 0.6 को 0.2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 आ जाएगा। m2 हमें अननोन है, 0.3 आपने यहीं पर लिखा। 0.3 ज़ाहिर बात है जब इस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। 0.12 0.3 है, 3 1 3 3 4 12 हो जाएगा। 0.4 आपके पास m2 का आंसर है, जो कि हमने kg में देना है, क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने m1 भी kg में आपसे पूछा था, तो आपने 0.4 को भी kg में लिखना है और 0.4 ही आपके पास kg है आंसर, ठीक है। थर्ड है 2 मासेस हैं, 2 वेट आपको दे रहे हैं, 2 मास दे रहे हैं आपको। 250 ग्राम का है और एक 100 ग्राम का है, ठीक है ना। आर हैंगिंग एट पोजीशन 65 सेंटीमीटर, यानी कि 60 और 70 का देखें, मिनट देखें 65 है, यहाँ पर एक हैंग है और दूसरा जो है वो 80 सेंटीमीटर के पॉइंट पर हैंग है, ठीक है ना। अच्छा, ऑन अ यूनिफॉर्म मीटर रॉड, एक यूनिफॉर्म मीटर रॉड मतलब होती है एक मीटर रॉड है सीधी, बिल्कुल सही है, स्मूथ, पाइवोटेड एट 50 सेंटीमीटर मार्क एज शोन। अब वो दिखा रहा है कि ये इसका मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट 50 सेंटीमीटर, यानी ये जो है रॉड जो है टोटल 100 सेंटीमीटर की है, 50 सेंटीमीटर पर ये पाइवोटेड है। वेयर शुड अ थर्ड मास ऑफ 400 ग्राम बी पोजिशंस टू बैलेंस द रोड। अब ये कह रहा है कि भाई ये 400 ग्राम से लटका ही नहीं है, वो ये कह रहा है 400 ग्राम का जो वेट है वो किस पॉइंट पर लटकाएगा कि ये जो है वो वेट जो है वो बैलेंस हो, ठीक है। तो हमने इसका जो है वो डेटा बना लेना है। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं 2 मास है 250 ग्राम और 100 ग्राम के, ठीक है ना। तो m1 जो है वो 250 ग्राम है, हमें ग्राम को क्या करना पड़ता है, केजी के अंदर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसा यूनिट आपको पता है ना, उस बेस के अंदर चेंज करना पड़ता है। तो 250 को हमने क्या करना है 1000 से डिवाइड कर देना है, तो 1000 डिवाइड करेंगे तो 0.25 kg आ जाएगा। m2 हमें गिवन था 100 ग्राम, 100 ग्राम को भी हमने क्या करना है 1000 से डिवाइड कर देना है, जो कि आज हमारे पास आ जाएगा 0.1 kg, ठीक है ना। अब L1 है, ठीक है ना। अब वो दे रहा है कि पोजीशन उसकी क्या है 65 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं ये हम यहाँ पर लेंथ 65 सेंटीमीटर लिखे हैं, फिर 80 सेंटीमीटर लिखे हैं। हमने क्या करना है इसकी एक्चुअल लेंथ मालूम करनी है पाइवोट से, सही ना, जो कि पाइवोट से 65 तो नहीं है ये, ठीक है ना बच्चों, आप देख रहे होंगे। तो ये जो L1, ठीक है ना, L1 हमने जब देखना है तो कैसे हमने देखना है कि 50 जो इसका पाइवट का यहाँ पे पोजीशन है ना 50 सेंटीमीटर, हमने यहाँ से देखना है 65 तक कितना लेंथ हो रही है, ये लेंथ हो रही है 50 और ये 65, यानी 65 में से अगर आप 50 को माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 15, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर। यहाँ से
इसकी लेंथ आप देखें तो ये L1 होगा और L1 कितना होगा 50 से 65 तक 15 सेंटीमीटर। सेम एज क्या करेंगे हम यहाँ से L2 की लेंथ लेंगे, 50 से हमने क्या करना है L2 की लेंथ जो कि 80 पर प्लेस्ड है, तो हमने क्या करना है यहाँ से यहाँ तक है। जब आप वैल्यू देखेंगे इसकी तो कितनी आगे आपके पास लेंथ आ रही है 50 से 80 तक 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर लिखना है कि L1 जो 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर को हमने क्या करना है मीटर के अंदर चेंज करना है। मीटर में चेंज करने हमें क्या करना पड़ता है, इसको डिवाइड करना पड़ता है 100 से, 0.15 मीटर आ जाएगा। और L2 जो हमारे पास 30 सेंटीमीटर आ गया है, 30 सेंटीमीटर को भी हमने क्या करना है 100 से डिवाइड कर देना है, जो कि हमारे पास आ जाएगा 0.3 मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। अब जी ये वाली बात पूछ रहे हैं कि भाई यूनिफॉर्म मीटर रॉड है, ये तो चलो हो गई बात। पाइवोटेड, और ये भी इसकी भी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। वेयर शुड अ थर्ड मास ऑफ 400 ग्राम बी पोजिशंस्ड टू प्लेस बैलेंस द रोड। अब वो कह रहे हैं कि ये जो 400 ग्राम वाला जो वेट है इसको हमने कौन सी पोजीशन पर प्लेस करना है कि रॉड जो है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है ना। तो अब हमारे पास आप ये देखें कि एक वेट था M1, एक था M2, तो हमें ज़ाहिर बात है M3 हमारे पास उन्होंने एक वेट दे दिया जो कि 400 ग्राम है। 400 ग्राम क्या करेंगे 1000 से हमने डिवाइड कर देना है और फिर इससे के साथ क्या आ जाएगा 0.4 kg हमारे पास इसका वेट आ जाएगा। पोजीशन हमने मालूम करने के लिए अब यहाँ ये जो है ना, अब हम इसको कहाँ प्लेस करेंगे, अब वो ये जो पोजीशन है कि इस पूरे की पोजीशन, ठीक है ना, वो क्या होगी x होगी, ठीक है ना। जो कि अननोन हमारी कोई चीज़ होगी तो वो x हो जाएगी, x हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। सेम एज यहाँ पे क्या करना है हमने टॉर्क का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे मैं टॉर्क इसलिए ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट बेस है। अब आप कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें जो है वो समझेंगे तो बच्चों आपको ना चीज़ें जो है वो क्लियर ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना। हर चीज़ रटा रटाया कर दो तो फिर उससे कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा जी, अब क्या करना है आपने यहाँ पर जो है वो टॉर्क मालूम करना है। टॉर्क कैसे मालूम करेंगे, टॉर्क जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होता है और टॉर्क जो है क्लॉकवाइज होता है। अब जी जब कोई वेट है, ठीक है ना, अब आपको पता है जो 400 का वेट इधर इसने दिया है, एक तरफ आपको इसने दिया है ये पाइवोट हो गया, ठीक है ना, इधर आपको दे रहा है 400 kg सॉरी ग्राम, और यहाँ पे आपको दे रहा है 250 और 100, ठीक है ना। तो 250 और 100 तो मिला के 350 हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप इसको कहीं लटका भी दो तो ये चीज़ें जो होंगी वो क्या होगी, ये चीज़ें जो है वो लाइट है, ये चीज़ें जो है वो जो है ये वेट इसका ज़्यादा है। अब आप ये देखेंगे कि हमने इन दोनों को भी प्लस करके एक तरफ करना है, ठीक है ना, लेकिन हमने पोजीशन को बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो पोजीशन बैलेंस करेंगे, जब कहीं पर भी कोई वेट हल्का भी होगा तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम बैलेंस रख कर ही कोई चीज़ को पाइवोट को बैलेंस कर रहे होते हैं ना। तो टॉर्क क्लॉकवाइज में हमारे पास यहाँ पे दो जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगे। अब वो दो वैल्यूज़ कैसे आएंगी, यही मैंने आपको पिछले वाले उन्होंने बताया था कि F = W होता है और W = mg होता है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखते हैं कि टॉर्क जो होता है वो इक्वल टू कैसे होता है फोर्स मल्टीप्लाई D होता है, ठीक है ना। टॉर्क = FD होता है। अब हमारे पास जो F है वो किसके बराबर होता है, mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मास गिवन है। और G जो होगा वो सब हर जगह जो है वो कॉमन होगा, इधर भी कॉमन होगा, इधर भी कॉमन होगा, इधर भी कॉमन होगा। तो हमने क्या करना है G को हर जगह से कैंसिल कर देना, तो हमारे पास m बच जाएगा। अच्छा जी, डिस्टेंस मैंने आपको इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में समझाया था कि डिस्टेंस होगी, लेंथ होगी, रेडियस होगी, जिस हिसाब से आपको उसने न्यूमेरिकल में गिवन होगी ना वर्डिंग, आपने डी की जगह पर वही लफ्ज़ डालना। जैसे यहाँ पे लेंथ दी हुई है तो हमने डी की जगह पे एल डाल देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, एम और एल का पेयर बन जाएगा। तो M1 L1 प्लस M2 L2, सेम ऐसे ही होगा M3 L3। अब सबसे पहले क्या करना है आपने यहाँ पर, क्योंकि L1 L2 हमें पता है मास का, थर्ड नंबर का मास ही पता है लेकिन थर्ड नंबर का लेंथ नहीं पता, तो हमने सबसे पहले क्या करना है थर्ड नंबर की लेंथ निकाल लेनी है। तो M1 की यहाँ पे आपने लिखा 0.25, L1 इसका था 0.15, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस का साइन आएगा। M2 आपके पास है 0.1, L2 आपके पास है 0.3, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है ना। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे M1 L1 आपके पास वैल्यू आएगी 0.0375, 0.1 0.3 जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 0.03 वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को आपने प्लस करना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.067, ठीक है ना। अब इस तरफ आ जाते हैं। M3 आपके पास गिवन है 0.4, L3 अननोन है 0.4 L3। अब ये क्या करना है 0.067 के पास आपने L3 को यहीं पर रोकेंगे, 0.4 इस तरफ भेजेंगे, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16.9,
ठीक है ना। अब लेंथ है तो सेंटीमीटर आपने लगा देना है। अब सेंटीमीटर आपने यहाँ पे लगा दिया, 0.067 को 0.4 से डिवाइड करें कैलकुलेटर में, आपके पास आ जाएगा 16.9। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि L3 आपके पास आ गया। अब आपको उसने पूछा था कि ये कौन से पोजीशन में प्लेस करें कि ये जो रॉड है ये बैलेंस हो जाए, ठीक है ना। तो हमने उसका नाम क्या देता है, एक्स। अब हमने एक्स फाइंड करना है। तो एक्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आप ये देखें बेटा, पाइवोट से ये 0 है, 0 से पाइवोट के दरमियान कितना सेंटीमीटर फासला है, 50 सेंटीमीटर का फासला है, यानी 0 से 50 है ये पूरा डिस्टेंस। तो आपने क्या करना है, 50 लिख देना है, माइनस करना है 16.9 L3 आपने इसमें माइनस किया, आपके पास आ जाएगा आंसर। 16.3 की वैल्यू थी L3 की वैल्यू थी 16.9, इसको आप 50 में से आपने माइनस किया, आपके पास आंसर आता है 33.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये आपके पास x की वैल्यू है, यानी आप इसको क्या करेंगे 33 पॉइंट यानी यहाँ से इस तरफ कहीं पर 33.1 प्लेस्ड वैल्यू वो पोजीशन पर आप इसको प्लेस्ड करेंगे, तो फिर आपकी ये रॉड जो है वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना। और आपका आंसर भी 33.1 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। अब चलें नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, आकार वेगिंग 1200 kg enters a roundabout with a diameter of 60 meters at a speed of 25 km per hour. Calculate the centripetal force acting on the car as it navigates the curve. ठीक है ना, कार है जिसका वजन क्या है, वेगिंग, इसका वेट क्या है, उसके ऊपर वेट है 1200 kg का, ठीक है ना। तो मास ऑफ कार जो है वो क्या है 1200 kg। अच्छा जी, एंटर होते ही राउंड अबाउट के अंदर, राउंड अबाउट का डायमीटर कितना है 60 मीटर, ठीक है ना, 60 मीटर आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर, और इसकी स्पीड जो है वो क्या है, v उसकी क्या है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये लिख लिया, ठीक है। अभी जो मैं जैसे बता रही हूँ वैसे आप दिमाग में चीज़ें रखते रहें। अब आपने क्या करना है बेटा, उसने पूछ लिया आपसे कि सेंटीमीटर फोर्स आपने जो है वो कार के ऊपर जो लग रही है वो आपने बताना। सेंटीमीटर फोर्स FC को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स, और C सेंटीमीटर को, ठीक है ना। तो FC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला आपने डालना है यहाँ पे FC इक्वल टू mv²/r, क्योंकि आपको पता है सेंटीमीटर फोर्स का आपके पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर हमारे पास डायमीटर गिवन था 60 मीटर, आप ये देख रहे होंगे सवाल के अंदर ये डायमीटर ऑफ 60 मीटर्स, ठीक है ना। हमारे पास फॉर्मूला में रेडियस है, हमने क्या करना है डायमीटर का रेडियस निकालना है। डायमीटर क्या होता है 60 है, तो रेडियस बाय 2 हो जाएगा, यानी कि डायमीटर को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो क्या हो जाएगा 30 हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले के जो चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूरत होती है हम उसको उसी डेटा से निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो R हमने निकाल लिया, 60/2 कर दिया, तो 2 को 60 डिवाइड करेंगे 30 मीटर आ गया। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई आपके पास, ठीक है, एक ये हमारे पास है। अब यहाँ पर V मालूम करना है, V इज 25 किलोमीटर पर आवर है। अब आपको पता है किलोमीटर पर आवर को भी हमने सॉल्व करना, तो किलोमीटर क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। आवर को 60 मिनट्स मल्टीप्लाई 60 सेकंड से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। 25 को 1000 से करेंगे 25,000 आ गया, 60 को 60 मल्टीप्लाई करेंगे 3600 आ गया। अब 25,000 को 3600 से जब डिवाइड करेंगे आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.94 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया हमारे पास। अब सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगी। FC इज इक्वल टू, ये हमारे पास M था मास 1200 मल्टीप्लाई V हमारे पास आ गया 6.94, इसका स्क्वायर ले लेना है, बाय 30 क्या आ गया था रेडियस, 1200 मल्टीप्लाई 6.94 का स्क्वायर निकाल लेंगे 48.19 आ गया, बाय 30 आ गया। 1200 को 48.19 से मल्टीप्लाई करें 57828 आ जाएगा, 30 से डिवाइड करें आंसर आता है 1927.6 न्यूटन्स, सही है ना। अच्छा, इस 6 को इधर दे दें, राउंड ऑफ कर देंगे टू 1928 न्यूटन्स, इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, ठीक है ना। आंसर सेम होगा, फोर्स के न्यूटन यूनिट लिख देना है, ठीक है। ये जो है आंसर ये बुक में रॉन्ग है, ठीक है ना। आपको पता है ये जो है ये पुरानी बुक से भी इन्होंने कुछ जो है वो गड़बड़ कर, और वो गड़बड़ कर करके इन्होंने बच्चों की न्यू बुक्स में वो अप्लाई की हुई हैं, ठीक है ना। तो खैर आपने वो चीज़ नहीं लिखनी है। अब आपने आ जाना है इसके न्यूमेरिकल नंबर 5 के ऊपर। जो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ इन अ ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,000 किलोमीटर, फाइंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट एट दी हाइट।
ठीक है ना। अब ये न्यूमेरिकल, इसमें आपको बच्चों को सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है, 42,000 किलोमीटर, ये इसका रेडियस गिवन है। अब आपने इस को जो है वो कैसे लिखना है, सबसे पहले देखें आपने, मैं अगर ऐसे आपको इससे न्यूमेरिकल के हिसाब से डेटा लिखूँ तो सबसे पहले हम लिख लेंगे R इज टू 42,000 किलोमीटर, ठीक है ना। अभी आप इससे भी इस चीज़ को समझ लें। अच्छा जी, इसने आपसे पूछा है कि आपको क्या मालूम करना है, फाइंड ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड VO मालूम करना है। VO ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला है 2πr/t टाइम, सही ना। इसमें आप फॉर्मूले जो चीज़ें हमारे पास नहीं है ना, हमने वो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, वो चीज़ मालूम करनी है, डेटा के अंदर हमने उसको बनाना है। वो कैसे बनाना है अब आप चल के देखते हैं। 2 गिवन है, पाई भी हमें उसकी वैल्यू पता है। अब R 42,000 रेडियस गिवन था, ठीक है ना। किलोमीटर है, किलोमीटर को चेंज करने के क्या करेंगे, 10 के ऊपर 3 जो है वो पावर लगा, आपको पता है 1000 के अंदर 3 0 होते हैं, तो 10 के ऊपर हमने क्या लगाना है, 3 पावर लगा देनी, तो वो क्या हो जाएगा, किलोमीटर जो है वो इस तरीके से हम लिख देंगे और वो आगे मीटर लिख देंगे, ठीक है ना। तो 42,000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर्स, ये तो इधर हो गया चीज़ सॉल्व। हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम कुछ चीज़ें जो होती हैं ना बेटा, वो ना न्यूमेरिकल के अंदर हिडन होती हैं, ठीक है ना। अब वो हिडन कैसे, इस सेंटेंस को आप देखें, इस सेंटेंस के अंदर से आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। कि जियो स्टेशनरी एक सैटेलाइट है, ठीक है ना, एक अजीब सी शक्ल की, ऐसे करके ऐसी गोल सी, फिर उसके ऐसे ऐसे निकले होते हैं, ठीक है ना, एक सैटेलाइट होती है, ठीक है ना। तो वो जो है वो अर्थ के अराउंड जो है वो रोटेट कर रही है, यानी घूम रही है, सही ना, उसके अर्थ इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस। अब अर्थ जो है वो ऑर्बिट के अंदर है, इसका रेडियस 42,000 है, ठीक है ना। रेडियस तो हमने गिवन था। अब आपको पता है ज़मीन जो है वो अपना एक दिन, जो एक चक्कर है ना, वो एक दिन के अंदर कंप्लीट करती है। तो सैटेलाइट तो उसके साथ साथ ही है, सही ना, रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, वो क्या कर रही है, अर्थ के गिर्द अपना चक्कर जो है वो लगा रही है। तो जैसे जैसे ये अर्थ मूव करेगा ना, वैसे वैसे ही ये सैटेलाइट मूव करेगी। ये नहीं होगा अर्थ मूव कर रहा है और सैटेलाइट यहीं पर रुक जाएगा। सैटेलाइट पर मुझे पता चला ये पूरा दिन गुजर गया, सैटेलाइट कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे ये अर्थ मूव कर रहा है ना, वैसे वैसे सैटेलाइट मूव कर रही थी। जब भी इसके साथ साथ रहती है, जिस पोजीशन पर होती है, जैसे फर्ज करें यहाँ पर हम किसी शहर, कोई शहर होता है, उसके ऊपर सैटेलाइट हमने फिक्स की होती है, तो वो उसी ही जगह पर क्यों रहती है, क्योंकि वो साथ साथ उसके रोटेट कर रही होती है। अब ज़मीन अपना जो है वो चक्कर एक दिन में पूरा करती है, ठीक है ना। तो हमने टाइम जो है ना वो 1 डे ले लेना है। टाइम इज इक्वल टू 1 डे हो गया। अच्छा, 1 डे के अंदर क्या होता है, 24 आवर होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास सेकंड्स आएंगे 86,400 हमारे पास सेकंड्स आ जाएंगे, ठीक है ना। एक हमारे पास टी गिवन हो गया। अब हमारे पास रेडियस तो था, ठीक है ना। हमें क्या मालूम करना था, ऑर्बिटल स्पीड मालूम करनी थी। अब ऑर्बिटल स्पीड हमें क्या, स्पीड के लिए v होता है और ऑर्बिटल के लिए o है, ठीक है ना। अब हमने इस सारी वैल्यूज इसके फॉर्मूले में पुट करनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऑर्बिटल स्पीड VO इज इक्वल टू 2πr/t है। तो VO ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू 2, तो ये रहा, पाई की वैल्यू 3.14 है। रेडियस हमारे पास है 42,000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अच्छा जी, डिवाइड बाय टाइम हमारे पास आ गया 86,400, ठीक है ना। 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करें और 42,000 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। आपके पास आंसर आएगा 263760। ये 3 जीरो जो हमने लगाए ना, ये इस वजह से लगाए क्योंकि हमने यहाँ पे 3 जीरो को हमने यहाँ पे पावर दे दी थी, 3 जीरो आपने उसके लगा देना, ठीक है ना। इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, आगे आपके पास आंसर यहाँ पर तक आएगा 263760। 3 जीरो आपने इसके से लगा देना, ठीक है ना। डिवाइड बाय 86,400। अब इस वैल्यू को लिखकर इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3052.78 मीटर पर सेकंड। मीटर किस वजह से आ जाएगा आपके पास, रेडियस जैसे मीटर आपने लिख देना है, ठीक है ना। मैंने आपको अभी समझाया है कि ये होता है, सबका जो होगा वो क्या होगा, मीटर होगा। मीटर और टाइम जैसे हमने सेकंड लिख दिया तो मीटर पर सेकंड हो गया। अब आप देखते हैं हमने क्या करना होता है, पोजीशन होती है डेसिमल की फर्स्ट नंबर के बाद, फर्स्ट डिजिट पर हमने इसको लेकर जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ट्रेवल करेंगे इस पॉइंट डेसिमल को और लेकर आएंगे 3 और 0 के बीच में। तो आपने कितने जो है वो डिजिट क्रॉस किए, 1 2 3, ठीक है ना। 3 डेसिमल जब आपने 3 डिजिट जो आपने क्रॉस किए, तो आपको पता है जब ये लेफ्ट की तरफ जाएगा तो इस पर पॉजिटिव बार आता है, ठीक है ना। तो ये जाएगा 3.05278
मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, क्योंकि 3 डिजिट क्रॉस किया है, मल्टी 10 की पावर 3 होगी। मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब वी ऑर्बिटल जो है वो स्पीड क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 3.05278। अब इस 3 जीरो की जगह पर आपने क्या करना देना है, के लगा देना है, तो वो क्या हो जाएगा, किलोमीटर को डिफाइन करेगा, यानी कि के को डिफाइन करेगा ये। तो ये जैसे हमने यहाँ पर 30 सॉरी ये के की वजह से हमने क्या किया था, यहाँ पर 3 पावर लगा दी थी। अब यहाँ पे क्या करना है, इस 3 पावर की वजह से हमने इसको के से रिप्रेजेंट कर देना है, तो के मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। बच्चों इस तरीके से ये आपका आंसर है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी और इंशाल्लाह यूनिट नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वीडियो देखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना है, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।